हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके। आई थिंक अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्टली मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था टाइप्स ऑफ एड्रेसेस के बारे में। ये तो बता दिया था ना आपको? हाँ जी सर, बता दें। ओके। ठीक है, तो आज से स्टार्ट होना था नेटवर्क से टाइप्स। ठीक है, ये देखने थे हमें कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं और उनका क्या टास्क होता है, कैसे कम्युनिकेट कराते हैं के बीच में। ठीक है, ये जानना हमें क्यों जरूरी है ये भी आपको पता होना चाहिए। जस्ट वेट, हम स्टार्ट करते हैं।
तो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, डुप्लेक्सी के बारे में पढ़ा, कैसे हमारे हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है और इनका क्या यूज होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कास्टिंग के बारे में, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इन प्रोसेस का क्या यूज होता है और हमें जानना क्यों जरूरी है इसके बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क्स के आपका टाइप्स डिफाइन किए गए हैं, ये सारे बेस्ड ऑन द एरिया किए गए हैं, ठीक है। मतलब एरिया की बेसिस पे इन नेटवर्क को डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले आ जाता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। किसी को पता है पैन के बारे में, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसके अंदर किस डिवाइसेस की कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है? एनीवन, किसी को पता हो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इनमें किन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी की बात करी जाती है? देखो, जहाँ आपके स्मॉल डिवाइसेस आ जाते हैं, ठीक है, लैपटॉप, फोन, आपका जो वायरलेस हेडफोन होता है, ठीक है, वो आपके पीसी से भी कनेक्टेड है, आपके फोन से भी कनेक्टेड है, ठीक है। एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो फोन से भी और आपके लैपटॉप से भी एयरपोर्ट है। कनेक्टेड है। 10 टाइप ऑफ डिवाइसेस जो आपके स्मॉल थिंग्स होते हैं, जैसे आपका स्मार्ट वॉच हो गए या फिर आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स हो गए, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस आपका जो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसको हम पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर हम किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज अप्लाई नहीं करते, कोई सिक्योरिटी पॉलिसी या कोई सिक्योरिटी हार्डवेयर डिवाइस नहीं लगाते इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम जितनी भी कैटेगरीज को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क को पढ़ेंगे यहाँ पे, जो एरिया के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, ये सब आपके इसलिए डिफाइन किए गए हैं कि किस टोपोलॉजी के ऊपर या किस नेटवर्क के ऊपर या किस टाइप के नेटवर्क के ऊपर हम कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी लगाएंगे और किसकी हमें जरूरत पड़ेगी, किस पे लगानी भी है या नहीं है। जैसे पैन है आपका, पैन के ऊपर किसी तरह की कोई पॉलिसी हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक आ जाता है इसी में लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। किसको पता है लैन के बारे में? कोई लैन एक्सप्लेन कर सकता है लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है आपका? यस सर। ये सर एक बिल्डिंग में लगा हुआ नेटवर्क। लिंक में नेट लगा हुआ नेटवर्क, अच्छा। तो अगर मैं एक रूम में नेटवर्क क्रिएट करता हूँ तो हाँ तो सर वो राउटर लग, पब्लिक के लिए, जैसे मतलब बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट होते हैं। वही टीसीपी रिफ्लेक्स कोड बता। एंड अगर मैं पूरे फ्लोर पे एक नेटवर्क क्रिएट करता हूँ तो क्या वो लैन में ही आएगा? जस्ट लाइक एक फ्लोर के लिए मैंने एक राउटर सेलेक्ट किया और उससे मल्टीपल एंडपॉइंट डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए जो जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या वो भी लैन नेटवर्क होगा या इससे डिफरेंट होगा? बताइए दीपक। सर ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वाइड एरिया नेटवर्क में या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो सारे एरिया लैन कहलाते हैं। हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिहाफ पे ही नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये लैन नेटवर्क है या वैन नेटवर्क है, ठीक है। हाँ, हम ऑल ओवर कनेक्टिविटी को जब डिवाइड करते हैं तब डिफाइन करते हैं कि हमारा इतना पोर्शन लोकल एरिया नेटवर्क का कहलाएगा और इसके बाद वाला पोर्शन आपका वाइल्ड एरिया नेटवर्क का कहलाएगा, ठीक है। तो सर जैसे अगर मान लो मैं एक रूम पे बैठा हूँ, एक रूम के अंदर, हम्म। और एक रूम के अंदर मैं और मेरा कोई दोस्त बात कर रहे हैं आपस में व्हाट्सएप से, तो हाँ क्या जी। वो लोकल एरिया नेटवर्क है या वो वाइड एरिया नेटवर्क? दोबारा समझाया, मैं समझा नहीं। आपका रूम जैसे है। एक एक रूम में मैं और मेरे दोस्त व्हाट्सएप से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हाँ, तो वो किस एरिया में आएगा? वो कम्युनिकेशन तो वैन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो हार्डवेयर स्टेब्लिशमेंट है वो लोकल एरिया नेटवर्क का स्टेब्लिशमेंट है। एट द एंड आप दोनों ही एक सेंट्रलाइज राउटर से कनेक्टेड होंगे। नहीं सर, मैं मेरे मोबाइल नेटवर्क से हूँ, वो अपने मोबाइल नेटवर्क से। तो वो कोई बात नहीं, आपका सेलुलर नेटवर्क एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर देता है, लेकिन वो लैन में नहीं आता, वो आपका पूरा कैंपस एरिया में आ जाता है, ठीक है। और इस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम एसडीएन डिफाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। पढ़ा है एसडीएन के बारे में, आप जानते हैं कुछ? नो सर। चलो, किसी को एसडीएन पता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ। एसडीएन नेटवर्क उस टाइप का नेटवर्क जो एप्लीकेशन बेस्ड नेटवर्क होते हैं, ठीक है, जो किसी एक सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर आपको उस नेटवर्क में कनेक्ट करना है या कम्युनिकेट करना है या कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो आपको उसी नेटवर्क
उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा उस नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी करेंटली हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाइड होती हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इवन कोई भी अदर एप्लीकेशन हो। अगर आपको जीमेल का यूज करना है तो जीमेल एप्लीकेशन डोमेन पे जाना पड़ेगा ना, तो सेम एज इट इज अदर्स के साथ भी है। ठीक है। और जहाँ जो आपका नेटवर्क कहलाएगा वो एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में आ जाता है। ठीक है। एसडीएन बाद में कैटेगराइज होता है कि ये आपका मैन में आता है या वैन में आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है या वाइल्ड एरिया नेटवर्क में आता है, वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो अगेन वापस आते हैं हम। तो लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे थे। देखो, जो भी आपका नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस होंगे, सारे डिवाइसेस किसी एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अच्छा, वो सेंट्रलाइज डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हम सारे कनेक्ट कर सकते हैं? बताएं। सर राउटर। एक आपका राउटर हो सकता है। जी सर। चलो ठीक है, और राउटर के अलावा स्विच भी हो सकता है आपका। ठीक है। और क्या हो सकता है? हब। हब भी हो सकता है आपका। ठीक है। और सर कोई सा मॉडेम भी डिवाइस? हो सकता है। मॉडेम आपका स्विच और राउटर का कंबाइंड वेरिएंट हुआ करता था पहले, जो अब यूज नहीं होता है। ठीक है। यूज तो अभी आपका ये है, हब भी नहीं होता। ठीक है। यस यस। ये भी यूज नहीं होता आपका, लेकिन हम फिर भी यूज करते हैं इसे। ठीक है। मतलब किसी पॉइंट्स पे जाके कहीं यूज होता है, या कहीं किसी का हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है तो वहां यूज किया जाता है आज भी, अदरवाइज। ठीक है। तो कुछ इस तरह से डिवाइसेस होता है। अदरवाइज अपडेटेड में आपके और भी आ जाएंगे। ओ एल टी आ जाता है। ठीक है। और ओ एन टी आ जाता है। ठीक है। ये भी डिवाइसेस हैं जो फाइबर ऑप्टिक पे काम करते हैं। ओ एल टी आपका जस्ट लाइक एक एंटरप्राइज राउटर हो जाएगा। ओ एन टी आपका एक नॉर्मल होम राउटर्स में जो आपकी कैटेगरीज में आता है वो राउटर हो जाएगा। ठीक है। तो इन सारे डिवाइसेस का आप यूज करके नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ठीक है। ये सारे डिवाइसेस सेंट्रलाइज डिवाइस बन सकते हैं। ठीक है। अब वो सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टिविटी होना मैंडेटरी है, वो यहाँ पे होगा। ठीक है। जिससे आपका पीसी, लैपटॉप, ठीक है, प्रिंटर, सर्वर, सब कुछ कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है। आगे चल के आप जब स्विचिंग स्टार्ट होगी वहां पे पढ़ोगे ये लैन नेटवर्क भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है, एक नेटवर्क जिसे हम कहते हैं सोहो। एनीवन, किसको सोहो पता है? सोहो के बारे में, ये क्या होता है? और एक नेटवर्क होता है आपका एंटरप्राइज। एक सोहो नेटवर्क हो जाता है और एक आपका एंटरप्राइज नेटवर्क हो जाता है। ठीक है। तो सोहो नेटवर्क होते हैं स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी। सोहो नेटवर्क कहाँ यूज किए जाते हैं? आपके हाउस नेटवर्क, होम नेटवर्क जितने भी होते हैं वहाँ यूज किए जाते हैं। और ऑफिस जो छोटे स्मॉल ऑफिस होते हैं ना, वहाँ पे यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क कहते हैं। कैसे पता लगता है कि कोई नेटवर्क आपका सोहो है, कोई नेटवर्क आपका इंटरप्राइज है? बताइए। एंटरप्राइज नेटवर्क जहां नंबर ऑफ यूजर, चलो मैं बता देता हूँ। सोहो के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड होंगे, 10 20, मैक्सिमम 30 40 तक होंगे। 30 40 नहीं जाते कभी भी, 20 तक ही रहते हैं अप्रोक्स। ठीक है। एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर वही नेटवर्क जो यूजर्स हैं आपके, वो 100 या 100+ हो सकते हैं। ठीक है। अब कहाँ पे हमारा मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? क्या सोहो में मैनेजमेंट ज्यादा इस्टेब्लिश किया जाएगा? क्या L3 स्विचेस जो मैनेजेबल स्विचेस आते हैं या हाई कॉन्फ़िग राउटर आते हैं वो सोहो में लगाए जाएंगे या इंटरप्राइज नेटवर्क में लगाए जाएंगे? एंटरप्राइज।
इंटरप्राइज में जरूरत होगी क्योंकि जहां नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होंगे वहां पे उनका मैनेजमेंट करना, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट थ्रू वीलैन, थ्रू फायरवॉल पॉलिसी, थ्रू सिक्योरिटी इनबाउंड और आउटबाउंड पॉलिसीज हम वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सोहो नेटवर्क होता है। ये आपका विद इन ए फ्लोर, विद इन ए रूम, विद इन ए बिल्डिंग तक हो सकता है। एक बिल्डिंग तक जो आपका पूरा नेटवर्क कहलाएगा वो आपका लैन नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। हाँ, यू सोहो है या इंटरप्राइजेस है, इसकी डिपेंडेंसी नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ पॉलिसीज पे पड़ती है, ठीक है। इंटरप्राइज नेटवर्क होगा तो L3 हाई कॉन्फ़िग स्विचेस लगे होंगे, हाई कॉन्फ़िग राउटर लगे होंगे, ठीक है। और उन पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रखी होगी, वो कॉन्फ़िगर हो रखे होंगे, वीलैन क्रिएटेड होंगे। ये सब चीजें आप आगे चल के बनाना सीखोगे कि कैसे वीलैन बनाते हैं, कैसे हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी इंटरप्राइज नेटवर्क में ही होगी। कभी भी आप अपने हम होम नेटवर्क को इतना सिक्योर नहीं करते हैं कि जस्ट लाइक कोई पॉलिसी आउटबाउंड या इनबाउंड पॉलिसी लगाए कि हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, या मेरे नेटवर्क पे कोई इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। इस तरह की पॉलिसी हम वहाँ पे नहीं लगाते हैं, क्लियर। ये पॉलिसी सिर्फ मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। बीच में कट गई थी अभी। अच्छा, कट गई थी, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। सर आप बता रहे थे कि एंटरप्राइज में फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, वो बात अधूरी रह गई थी। वहां से आपने सुना नहीं उसके बाद, ठीक है। देखो, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी होती है, कॉमन सी बात है, हम हमेशा उसको कहाँ लगाएंगे, जहां आपको पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होगी ना। क्या आप अपने होम नेटवर्क को सिक्योर करते हो, इनबाउंड आउटबाउंड वहां ब्लॉक करते हो, या फिर किसी एक कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर किसी नंबर ऑफ यूजर्स जहाँ पे 100+ होंगे, जहाँ पे आपके अलग अलग सर्वर्स लगे होंगे, अलग अलग यूजर्स होंगे, ठीक है। कुछ यूजर्स आपके नॉर्मल होंगे, कुछ आपके प्रोटेक्टेड यूजर्स होंगे कि भाई इन यूजर्स को हमें हाई सिक्योरिटी रखनी है ताकि इनके डाटा की सिक्योरिटी रखी जा सके। तो ये पॉलिसीज आपकी एक इंटरप्राइज नेटवर्क में ही होती है, और फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन भी वही की जाती है, वही इंप्लीमेंट किया जाता है, ये। ओके सर। लैन के बाद आपका आ जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे आपका कैंपस एरिया नेटवर्क हो, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि सारे डिवाइस एट द एंड कनेक्टेड एक सेंट्रलाइज डिवाइस से जरूर हो, ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क जिसकी रेंज आपकी अप टू 5 किलोमीटर तक हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कितना डिपेंड बनाया गया है, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स थाउजेंड्स में हो सकते हैं, 5,000 10,000 की नेटवर्क, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाते कभी भी, 5,000 बहुत होते हैं। लेकिन एट द एंड 10,000 तक इसकी लिमिट होती है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें एक हाई कॉन्फ़िग राउटर लगा होता है, ठीक है, जो आपका एज राउटर या एंटरप्राइज राउटर होता है। और इससे मल्टीपल बिल्डिंग्स कनेक्टेड होती है, ठीक है। एंड इन बिल्डिंग्स के अंदर भी एक स्विच के बाद मल्टीपल राउटर कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। हर एक फ्लोर पे हर एक सर्विस के लिए अलग अलग राउटर होगा। और जस्ट लाइक को यहाँ पे अगर ग्राउंड क्रिएटेड होगा तो उस ग्राउंड के लिए एक अलग राउटर, उसके बाद यहाँ पे एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा होगा, जिसे एपी हम कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स लगे होंगे, और ये जो एक्सेस पॉइंट लगे होंगे हर जगह पे कॉमन होंगे, यहाँ पे भी, हॉस्टल में भी और बिल्डिंग में भी, ठीक है। तो हर जगह पे आपका कॉमन एक्सेस पॉइंट लगे होंगे। तो अगर आप कभी यूनिवर्सिटीज वगैरह में गए होंगे तो वहां पे आप जब किसी भी पॉइंट पे आपने एक बार वाईफाई कनेक्ट कर लिया होगा, तो पूरे इन कैंपस के अंदर आपका वाईफाई कनेक्टेड रहता है। क्या उस एक सिंगल वाईफाई की रेंज उतनी होती है? बताइए। अमोल, आपने तो पढ़ रखा है, आपने शायद वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन भी की होगी एक्सेस पॉइंट्स सर की। वहाँ पे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट रहते हैं और वो एक्सेस पॉइंट कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होता है। जो वायरलेस कंट्रोलर होते हैं हमारे, यस। एपीस कंट्रोलर होते हैं। तो हाँ। तो वो कैसे हो जाता है आपका कि किसी एक जगह पे कनेक्ट होते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स पे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होते हैं? कोई एक पॉइंट जिस वजह से आपको जो एक्सप्लेन कर सके इसमें। मतलब नहीं उसमें अपन क्या करते हैं ना सबसे पहले वीलैन क्रिएट करते हैं और ओके। वो जो वाईफाई वाला मतलब जो जहाँ पे एक्सेस पॉइंट कनेक्ट रहते हैं उसको स्पेसिफिक वीलैन पे डिफाइन करते हैं
और जो राउटर स्विचेस में वो फायरवॉल सॉरी एक्सेस पॉइंट लगे रहते हैं, उसको वो पोर्ट को वहां से पास करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सेस पॉइंट होता है उनको अपन ने ट्रंक पोर्ट ही करते हैं, ताकि वो नहीं कि कोई भी लैन से ट्रांसफर ट्रैफिक अगर आ गया तो कनेक्ट वहाँ हो पे जाए। ट्रांसफर कर, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से अपन करते हैं। और एसएसआईडी के थ्रू मतलब नंबर ऑफ एसएसआईडी अपन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का अलग हो, गेस्ट का अलग हो, या फिर अगर ऐसा। हाँ, अगर हमें एक लॉन्ग एरिया के अंदर एक ही नेटवर्क रखना है, हम चाहते हैं कि वाईफाई आपका डिस्कनेक्ट ही ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे एरिया के अंदर वायरलेस एक्सेस पॉइंट एसएसआईडी। पे सेम रखनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, तो एसएसआईडी बराबर आगे चल के पता लग जाएगा आपको। एसएसआईडी आपका वायरलेस जो फ्रिक्वेंसी आपको शो होती है ना, जो नेम होता है उसी को हम एसएसआईडी कहते हैं। बराबर। ठीक हाँ, है, तो उस नेम को हम पूरे जितने भी एक्सेस पॉइंट पूरे नेटवर्क के अंदर लगे होंगे इस कैंपस कैन के अंदर, ठीक है, सब पे हम कॉमन एसएसआईडी को कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसकी बेसिस पे कॉमन पासवर्ड रहता है। एक सिंगल बराबर। डॉट भी आप चेंज नहीं कर सकते, वरना वो वहां पे कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जिस वजह से आपका सिंगल यूजर किसी भी एरिया में जाता है तो रेंज एक्सटेंड होती है, उसको हर एक रेंज में कॉमन नेटवर्क कनेक्टेड रहता है। क्लियर, तो इसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब ये नेटवर्क कौन क्रिएट करेगा, इस टाइप का नेटवर्क किस डिवाइस को जरूरत है क्रिएट करने की, सर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वगैरह। और क्या किसी ऑफिस में हो सकता है तो? सर कॉलेजेस में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन करने के लिए। हाँ वहाँ तो होता है कैंपस में, मैंने बताया ना, ये आपकी बिल्डिंग है, देखो एक लैब है, लाइब्रेरी है, आपका एक ग्राउंड हो जाएगा, ये कॉलेज है, ये आपका हॉस्टल है, ये सब आपस में इंटर कनेक्टेड है एट द हॉस्पिटल। एंड। और और सर हॉस्पिटल। हाँ हाँ, मैंने कहा हॉस्पिटल होता है शाखा। और इसके अलावा और कोई हो सकता है? चलिए मैं बता देता हूँ, इसके अलावा भी और डिवाइसेस हो सकते हैं। जो आपके बड़े बड़े ऑफिसेज है, आप सुनते होंगे गूगल माइक्रोसॉफ्ट, उनके ऑफिसेज कितने बड़ी रेंज में होते हैं ना, इनका अच्छी खासी रेंज में, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में पूरा उन्होंने एक ऑफिस क्रिएट किया होता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपका सेम यही नेटवर्क डिप्लॉय किया जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क को ही डिप्लॉय करते हैं, ताकि वहां के एम्प्लॉयज किसी भी जगह पे रहे तो उस नेटवर्क में कनेक्टेड रहे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कैंपस एरिया के बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन के बारे में पता है क्या किसी को? देखो, लैन नेटवर्क हो या कैन नेटवर्क हो, कैंपस एरिया नेटवर्क हो या लोकल एरिया नेटवर्क हो, इन दोनों में एक कॉमन चीज थी कि यहाँ पे हमारा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट था, मतलब एट द एंड हमारा किसी एक पॉइंट पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली। लेकिन मैन नेटवर्क इस तरह का होता है कि सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज डिवाइस से नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस कि आपका, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो मल्टीपल आपके राउटर्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये राउटर्स ना होते अलग अलग एरिया है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। ये आपका कैंपस हो जाएगा, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क, अगेन ये कैंपस हो जाएगा, ये कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन्हें इंटरकनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये चाहे तो अपना इंडिविजुअली आपका सर्कल चला सकते हैं, ये भी चाहे तो अपना पूरा नेटवर्क इंडिविजुअली रन करा सकते हैं। हमें इस टाइप के नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, और इसके अंदर कनेक्टिविटी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि सारे डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ताकि कम्युनिकेशन हर एक पॉइंट के हर एक डिवाइस के साथ, इसके साथ और इसके साथ, इस डिवाइस का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क
और मल्टीपल कैंपस एरिया नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। जहाँ जो आपका पूरा सिटी का नेटवर्क होता है, जो मेट्रो सिटी होती है जिसकी रेंज आपकी अप टू 100 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। वो इस एरिया पे डिपेंड करता है कहाँ पे क्रिएट है। क्लियर? नहीं, सिटी अच्छा, ठीक है, हाँ, सिटी में हो सकता है, सिटी में कम्युनिकेशन। तो ये पूरा सिटी को कम्युनिकेट करने के लिए होता है। तो इस टाइप का नेटवर्क कौन क्रिएट करेगा? क्या हर किसी को इस नेटवर्क की क्रिएट करने की जरूरत है? Anyone? जैसे आपने जैसे कैन के बारे में बताया कि आपका यूनिवर्सिटीज वगैरह में हो सकता है, हॉस्पिटल्स में हो सकता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहाँ क्रिएट होगा आपका, और कौन क्रिएट करेगा? जैसे सर ओला उबेर ओला, उबर, वो मैन में जो, नहीं आएगा, वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है पूरा उनका, वर्ल्ड वाइडली है, वैन कम्युनिकेशन है उनका। बट सर जैसे ओला है वो चलता तो सिटी में ही ना, गाँव में चलता नहीं है। बट एक सिंगल सिटी में नहीं चल रहा ना, मल्टीपल सिटीज में सेम सर्वर से कम्युनिकेट करा के चला रहा तो सर मैन सिर्फ एक सिटी के लिए आया जाता है। है। तो उस सिटी के लिए वो डेडिकेटेड सर्वर को कम्युनिकेट कराता है। अच्छा। देखो एट द एंड तो सारे ही वैन पे है, ठीक है। लेकिन पर्सनल कम्युनिकेशन जो प्राइवेट नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, ताकि मतलब मान लीजिए ये कैंपस एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अगर इसमें मुझे कम्युनिकेशन करवाना है, मैं ये चाहता हूँ कि हॉस्टल बिल्डिंग जो है ये लैब से कम्युनिकेट कर सके जब जब मर्जी चाहे, ठीक है, किसी वक्त। तो क्या मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी? नो सर। एक ही नेटवर्क में ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। जी सर। तो मैं इसी भी पे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है, तो इसके बाद अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है और वो कम्युनिकेट करना चाहता है एक दूसरे से, तो ऐसा नेटवर्क कौन क्रिएट करना चाहेगा और क्यों करेगा? सर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मींस गवर्नमेंट एक ऑफिस बिल्डिंग, से अदर ऑफिस कनेक्ट करने के लिए। आजकल गवर्नमेंट का बजट इतना है नहीं, वो मैन कम्युनिकेशन नहीं क्रिएट। सर जैसे कि कोई सिटी के अंदर ब्रांचेस है बहुत सारी, मतलब एक ही ब्रांड की, जैसे बैंकिंग कि साइड, डोमिनोज हो बैंकिंग गया, सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम हो गया, तो आपस में एक ही सिटी में कम्युनिकेट करने के लिए इस सर्वर का हाँ यूज बिल्कुल, करेंगे, मतलब नेटवर्क का यूज करेंगे। कह सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। वो इंटर कम्युनिकेशन करने के लिए मैन नेटवर्क वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपके जितने भी बैंकिंग, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बैंकिंग का, ठीक है। क्योंकि तो आपका दिल्ली के लिए जो बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा होगा, एक सेंट्रलाइज दिल्ली के सर्वर से ही कनेक्टेड होगा। जैसे दिल्ली के जितने भी एसबीआई वो है ब्रांच, वो एट द एंड जो चांदनी चौक में हेड ब्रांच है उससे कनेक्टेड, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का हेड ब्रांच है तो वो भी आपके चांदनी चौक में जो ब्रांच है मेन, उससे कनेक्टेड है, वहां पे उनका मेन सर्वर लगा हुआ है, वहां से वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दिल्ली वालों के लिए, जो दिल्ली में जितने भी बैंकिंग अकाउंट वगैरह है। क्लियर? तो उन्हें इन नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि इंटरनेट पर वो कम्युनिकेट करा तो सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट ऑप्शन तो है, जहाँ पे एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म जो कोई भी किसी से भी किसी भी लोकेशन पे कम्युनिकेट कर सकता है, जहाँ पे भी कनेक्टिविटी है। फिर भी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया पे डिपेंडेंट क्यों हैं? इस टाइप ऑफ नेटवर्क को क्यों क्रिएट किया जा रहा है? गूगल कितनी पता है? चलो, अभी मैंने बैंकिंग का एग्जांपल लिया। आप सिटी में रहते हैं, ठीक है, और सिटी में, जिस सिटी में है, जैसे दिल्ली में ही है आप, अगर आप पैसे डिडक्ट करते हैं तो क्या हमेशा वो ऑनलाइन ही डिडक्ट होते हैं या कभी एटीएम वगैरह से भी निकाले? जब आप एटीएम से निकालते हैं तो उसका ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वो उनके इंटरनल नेटवर्क पे ही काम कर रहा होता है, उनकी रिक्वेस्ट, तो आप जितने भी एटीएम ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर जिस भी ब्रांचेस के बारे में मैंने बताया उसके थ्रू कर रहे हैं, उसका ट्रांसमिशन पहले आपका उनके इंटरनल सर्वर पे जाता है, जो कि वैन पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, इनडायरेक्टली अवेलेबल होता है। मतलब कुछ पोर्शन जो अपडेट देने के रिगार्डिंग चाहिए होता है यूजर्स को, वो इंटरनेट पे देते हैं। अदरवाइज बाकी सारा सिस्टम प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर आप कभी भी ब्रांच में पैसे जमा कराने जाते हैं, ठीक है, दिल्ली में है, दिल्ली में किसी भी ब्रांच में आप पैसे जमा कराने जाएंगे किसी भी अकाउंट में, तो जिस अकाउंट में आपने पैसे जमा कराए हैं, क्या इंस्टेंटली आपको मैसेज आ जाता है कि पैसे डेबिट हो चुके हैं, या फिर आपका हेलो। वो हो चुके हैं? मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हेलो।
हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही ओके है सर, आ रही है। ओके, तो क्या वहां पे इंस्टेंटली आपके पास क्रेडिट या डेबिट का ऑप्शन आ जाता है? बताइए। अगर आप फिजिकली जाके पैसे जमा कराएंगे तो वो कुछ टाइम लेता है। वो टाइम क्यों लेता है, जबकि वो वहां आपको रिसिप्ट उसी वक्त देता है, वो एंट्री अपने सर्वर में खुद कर रहा होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो उनका एक प्राइवेट नेटवर्क है पूरा, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उन्होंने क्रिएट कर रखा है। ठीक है। उनका ट्रांजेक्शन, जो भी डाटा उन्होंने रिसीव किया है, जो भी अपडेट किया है, वो ट्रांजेक्शन रेप्लिकेट होता है एक टाइम पीरियड पे। ठीक है। अब उन्होंने कितने टाइम सेट कर रखी होगी वो अलग अलग सर्वर पे डिपेंडेंट होता है, उन्होंने जो भी वैल्यू सेट कर रखी होगी, आधा घंटा, 10 मिनट या 15 मिनट या फिर एक दिन बाद, जो भी टाइम लिमिट होगी उनकी। ठीक है। वो लिमिट आपकी जब आउट होती है तब आपका डाटा रेप्लिकेट होके सर्वर पे जाता है। सर्वर वहां से कुछ देर के बाद उस डाटा को रेप्लिकेट करता है इंटरनेट वाले सर्वर के ऊपर, जो कि इंटरनेट पे एक्सेसिबल होता है। ठीक है। और वहां से फिर आपको अपडेट आता है कि आपने इतने पैसे जमा कराए हैं, डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं। क्लियर? क्योंकि उनका मैन सर्वर डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्टली इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली बहुत सारी फायरवॉल्स इन सब के बाद जाके वो रेप्लिकेट कर रहा होता है अपने डाटा को आगे। क्लियर? तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछो। तो सर ये जो बैंक में जाते हैं अपन और ये कई बार बोलते हैं कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, ये इनका वो खुद का उनका, इंटरनल सर्वर काम नहीं करता या? इनको इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होता। इनके पास हर एक ब्रांचेस में आपके एक इंटरनल लीज लाइन आई हुई होती है। ठीक है। जो इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड होती है, फॉर सिक्योरिटी रीजन, फॉर प्राइवेसी रीजन। ठीक है। उस लीज लाइन में कोई दिक्कत आती है तो आपका दिक्कत होती है इनमें। ठीक है। तो सर अब वो देखो। तो वो कनेक्शन तो फास्ट होना चाहिए मतलब। फास्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं होता। लेकिन मैं बताता हूँ ड्रॉबैक क्या होता है बैंकिंग। वो उनके एक्सपेंड के ऊपर डिपेंड करता है ना, उन्होंने कितना एक्सपेंड कर रखा है। ओके ठीक है। सर। वो उनकी कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है। देखो जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंकिंग का सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है। और कई बार तो इस तरीके से भी काम नहीं करता। आप ऐसे समझे कि ये लाइन तो होती ही नहीं है आपकी, बैकअप लाइन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अ, ये वाली लाइन आपकी होती ही नहीं है। ठीक है। मान लो कि आपका ये मेन सर्वर है, मेन सर्वर है ये। ठीक है। इसको इधर से कम्युनिकेट करना है, इसके थ्रू कम्युनिकेट कर लेगा। इसको इधर कम्युनिकेट करना है तो वो इसके थ्रू ऐसे कम्युनिकेट कर लेगा। ये पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है। जी सर। लेकिन अगर कभी क्या होता है कि ये लाइन डाउन पड़ गई आपकी किसी भी तरीके से, ये वाली जो लाइन है आपकी वो डाउन पड़ जाती है। ठीक है। अगर ये लाइन आपकी डाउन पड़ती है तो इस वाले ब्रांच का पूरा कनेक्शन आउट हो जाएगा मेन सर्वर से। जी सर। कनेक्शन आउट हो जाएगा तो ये पैकेट आपके इधर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा और ना ही कोई अपडेट दे पाएगा, तो वो ये कह देते हैं कि भाई हमारा सर्वर डाउन है। ठीक है। वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। हो सकता है जिस लाइन, अगर आपका अंडरलाइन होगी तो वो, कई बार क्या होता है कि कहीं पे कोई आपका किसी तरह का कोई काम चल रहा हो तो उस वजह से लाइन कट हो जाती है। या फिर कोई किसी तरह से आपका इस पे लोड बढ़ गया तो ये पोर्ट डाउन हो जाता है। ठीक है। आप करने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें देख के आप करनी पड़ती है। ठीक है। तो इस वजह से टाइम लग जाता है तो वो कह देते हैं कि सर्वर डाउन है। और अच्छे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे प्रॉपर मैश क्रिएट किया जाता है। मैश कैसा होता है आपका, कि यहाँ मान लो एक और राउटर है, वो इससे कनेक्टेड होंगे, वो इससे भी कनेक्टेड होंगे, ये सर्वर डायरेक्टली भी कनेक्टेड होगा, ये भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ठीक है। ये इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। अब हमारे पास मल्टीपल बैकअप लाइन है या नहीं? मान लो ये भी इससे कनेक्टेड है। जी सर। किसी भी सर्वर का अगर एक लाइन डाउन होती है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो इधर से कम्युनिकेट कर सकता है। ये डाउन होती है तो इसके पास तीसरा ऑप्शन है कि वो इधर से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। तो ओके जनरली सर। कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर आपका जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है वो हमेशा मैश पे किया जाता है। ठीक है। इसको हम मैश तो प्रॉपर नहीं कह सकते जबकि जब तक इनकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगी। ठीक है। इंटरकनेक्टेड नहीं रहेंगे सारे, तब तक ये मैस नहीं कहलाएगा आपका। अब इसे हम मैस कह सकते हैं कि हर एक
डिवाइस या फिर ऑफिस की बिल्डिंग, गवर्नमेंट की बिल्डिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है, इसके पास मल्टीपल 4 वे पाथ है। ठीक है, कि वो इधर से भी ट्रांसमिट कर सकता है, इधर से भी ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, वो इधर से भी ट्रांसमिट कर सकता है, इधर से भी ट्रांसमिट कर सकता है। मल्टीपल पाथ हो जाते हैं हमारे पास, ताकि कहीं पे भी ड्रॉबैक हो तो हम जो बैकअप लाइन है उसका यूज कर सके। तो जैसे HDFC, ICICI, बड़े बड़े जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, इनका सर्वर जनरली बहुत रेयर कंडीशन में डाउन जाता है। ठीक है, जब तक इनका खुद का मेन सर्वर डाउन में नहीं जाएगा तब तक ये नहीं बोलते हैं। क्लियर है? तो जी उनकी सर। कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने कॉस्ट लगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बाद आपका आ जाता है वैन, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, यहाँ इंटरकनेक्टिविटी आपके सब कॉन्टिनेंट्स की हो जाती है। सब कॉन्टिनेंट्स मतलब जितने भी आपकी कंट्रीज हैं वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे थ्रू लीज लाइन, थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो भी आपका कम्युनिकेशन वे हो सकता है। ठीक है, आपकी जो 90% कम्युनिकेशन है करंट सिचुएशन में भी आपका किस पे चलता है, वो उस पे चलता है, सी लाइन पे। तो जस्ट लाइक यहाँ अगर मैं आपको सी लाइन मैप दिखाऊं वर्ल्ड वाइडली, कोई प्रॉपर मैप सी लाइन का। सर एक वेबसाइट है। एक नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स है। ये रहा आपका, यही शो कर देता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये सारी सी लाइंस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। यस सर। इस ये जितने भी पॉइंट्स रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे जहाँ पे कनेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा, इन सी लाइन को कौन मैनेज करता है? सर Tier 1 कंपनियां। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? सर Tier 1 कंपनीज जो समुद्र के अंदर केबल्स बिछाने का और प्रॉपर ये, मैनेजमेंट का काम करती हैं। हाँ, इनको हम ग्लोबल ISP कहते हैं। ठीक है, दो तरह के ISP होते हैं ना, लोकल ISP और ग्लोबल ISP। ठीक है, तो ग्लोबल ISP में आपकी दो तीन बड़ी कंपनियां, एक AT&T है, और आपकी टाटा है, और टाटा की भी कंपनी है, और अब एयरटेल भी हो गई है, और जियो भी हो गई है। इवन आपके गूगल और फेसबुक, ये भी Tier 1 की कंपनियां हैं। ठीक है, इनका भी अपना खुद का लीज लाइन कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड है। मान लीजिए कि आपका एक सर्वर है जो मलेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया में है, यहाँ, और यहाँ पे बहुत सारे गूगल और फेसबुक के सर्वर्स लगे हुए हैं, जो कि इधर जो यूएस के अंदर आपका यूएस के अंदर जो लाइन है, इनसे कनेक्टेड है। बहुत सारे सर्वर्स हैं, और सबसे ज्यादा यूरोप में है आपके बहुत सारे सर्वर्स, जिनकी बैकअप लाइन मलेशिया, अदर अदर कंट्री में है, फॉर बैकअप पर्पस, फॉर डिजास्टर पर्पस, कि अगर यहाँ पे कोई डिजास्टर आता है तो हम यहाँ से रन करा सके, या फिर यहाँ पे कोई डिजास्टर आता है तो हम यहाँ से रन करा सके। ठीक है, ये बैकअप ऑप्शन के लिए रखा जाता है। क्लियर है? बाकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप जानते ही होंगे कि आउटर स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए ही स्टैब्लिश किए गए हैं, जो हमारा वैन कम्युनिकेशन को स्मूथ करते हैं। ठीक है, उसमें से हम एक कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। कौन कौन सा मेथड जो हम यूज कर रहे होते हैं, और कौन कौन सी सर्विस है जो सैटेलाइट के थ्रू यूज कर रहे हैं, जो वैन में आते हैं आपके वाइल्ड एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में? बताए कौन कौन से है? चलो, वो टीवी चैनल की ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट के थ्रू ही होती है ना। अब आ गई है इंटरनेट पे, लेकिन उसमें भी आपका सेमी है, वो पूरा प्रॉपर नहीं आया है कि फाइबर ऑप्टिक पे सारा ट्रांसमिशन हो जाए। अभी भी वो आपका हाफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करता है, उसके बाद वायर्ड कम्युनिकेशन का यूज करता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है? आपका बहुत सारे सैटेलाइट फोन्स वगैरह आते हैं जो उस पर कम्युनिकेट करते हैं। कुछ रेडियो कम्युनिकेशन भी होते हैं जो सैटेलाइट के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत सिक्योरिटी सर्विसेज है जो आपकी सैटेलाइट के थ्रू देखी जाती है। और बताएं, और कौन कौन सी सर्विसेज है जो वैन पे सैटेलाइट स्टारलिंक के थ्रू? हाँ जी, स्टारलिंक स्टारलिंक स्टारलिंक, बिल्कुल सही। ठीक है, टेस्ला, जो हमारा एलन मस्क है, उसकी एक सर्विस है इंटरनेट की। ठीक है, स्टारलिंक, वो क्या करता है कि आपका सैटेलाइट के थ्रू एक पूरी कंट्री को
इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम कंप्लीट तो नहीं कह सकते अभी के वक्त में, धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन ही हो जाएगा। अभी हाफ हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है। एटलीस्ट इतना तो है कि हमारा उस सैटेलाइट से और सैटेलाइट का उस सर्वर से वायरलेस कम्युनिकेशन है, उसके बाद वायर्ड होगा, वो अलग पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन भी रन हो रहा होता है मल्टीपल सर्विस सिस्टम पे। ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज के लिए। लेकिन तब भी मैं अभी भी बता दूं, आपका अभी भी 90% कम्युनिकेशन वायर्ड पे चल रहा है। धीरे धीरे आपकी चीजें बढ़ रही हैं, तो ये 10 से 20% तक पहुंच गया है अभी भी वायरलेस जो कम्युनिकेशन है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन हमारा जो वायरलेस कॉलिंग का है उसका चला है। ठीक है, जो हम कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं ये पूरा वायरलेस होता है हमारा। कंप्लीट तो ये भी नहीं होता, क्योंकि टावर जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वो भी वायर्ड के थ्रू होते हैं, वायरलेस कनेक्टेड नहीं होते हैं। कुछ पॉइंट्स पे वायरलेस कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो सिनेरियोज अलग होते हैं। ठीक है, वो मैं राउटिंग प्रोसीजर में आपको समझाऊंगा कैसे अलग होते हैं। तो क्लियर है वाइड एरिया नेटवर्क सभी को? चलो, अ, यस इसी में आपका इस वाइड एरिया नेटवर्क में जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है उसे डब्ल्यू वैन कहते हैं, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। वो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका वाइड होगा। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है हमारा वायरलेस भी काम कर रहा होता है, जो कि अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलो, एक चीज और बताओ, इसके अंदर आप सभी ने वीपीएन पढ़ रखा है, वीपीएन के बारे में जानते हैं? हाँ सर। यस सर। एक्सप्लेन करना हो कि वीपीएन क्या है तो कैसे समझाओगे? सर ये एक सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इससे वर्चुअल, मतलब हमारी पब्लिक प्रोफाइल है वो चेंज करता है ये। ठीक है, किस टाइप ऑफ पब्लिक प्रोफाइल को चेंज करता है ये? ये सर जो सर हमारा, हाँ सर बोलो। बोलो नहीं, अमोल, बोलो। सचिन आप एक्सप्लेन कर दो, मैं कर दूं। बताओ सचिन, आप ही सर, बताओ पहले। बताओ हाँ बताओ। मैं बता देता हूँ। सर एक्चुअल में क्या होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे एक हमारा मैन नेटवर्क है, मतलब मैन सिस्टम है, जिसके हम्म पास एक पब्लिक आईपी है। ठीक है। हम्म एंड एक दूसरा सिस्टम है जो कि वर्चुअल होता है, उसके पास भी एक पब्लिक आईपी है। ओके। हम अपने सिस्टम से सर्च करते हैं, कुछ भी अपने सिस्टम से सर्च करके पैकेट उस जो वर्चुअल सिस्टम है उसके पास भेजते हैं। एंड वो हम्म वर्चुअल सिस्टम अपनी आईपी का यूज करके आगे इंटरनेट पे पैकेट भेजता है। ओके, ऐसे वर्किंग करता है। यस। ठीक है, तो इनमें सर्विसेज कौन सी यूज होती है हमारी? सर्विसेज नहीं पता सर। टनलिंग कहते हैं हम उसे। ठीक है, क्या टनलिंग कहते हैं सर? पता है किस? टनलिंग, टनलिंग। टनलिंग, ओके ठीक ओके। है, टनलिंग सर्विसेज का यूज करके हमारा वीपीएन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर समझाऊंगा। नेटवर्किंग में कुछ पोर्शन इसका आएगा आपका, तो मैं जहाँ तक आएगा मैं आपको बता दूंगा। कॉन्फ़िग, सीरियल सीरियल सीरियल। जस्ट वेट, आप में से कोई स्टूडेंट आज तो नहीं ज्वाइन किया जिसने फर्स्ट टाइम आज ही ज्वाइन किया हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आज से ज्वाइन किया, कोई है ऐसा? चलो, आई थिंक नहीं है।
कि जैसे मैंने रोज कुछ पढ़ा दिया, पढ़ाते पढ़ाते जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल गए, तो मतलब और भी कुछ नहीं है उसका। तो वीपीएन कैसे काम करता है आपका, वो बता देता हूँ मैं आपको। आईएमपी के वही एक काम करो, क्रॉस कर दो, उसमें डाल दो, अभी मत कर दो। मान लीजिए आपका ये वीपीएन सर्वर है, ठीक है। अब इसका मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ। क्या डिफरेंस होता है कि जब भी आप वीपीएन पे एक्सेस करते हो, वीपीएन विदाउट वीपीएन समझना कैसे हमारा ट्रांसमिशन होता है। मान लीजिए आपका एक सिंगल पीसी है, ये दो पीसी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका पैकेट राउटर पे जाएगा, राउटर पे आपका एक लॉग्स क्रिएट होंगे कि आपका पैकेट यहाँ से आया है, इस इंटरफेस पे इन हुआ है और इस इंटरफेस पे आउट हुआ है, और उस पे दिखा रहा होगा कि आपने कौन से पब्लिक डोमेन के लिए एक्सेस किया है। डोमेन का नाम कई बार आपका नाम भी दिखा देता है, कई बार उसकी पब्लिक आईपी शो कर रहा होगा, ठीक है, कि आपका इसके लिए पोर्ट आउट हुआ है। और इवन यही चीज आपके आईएसपी के पास भी सेव हो रखी होगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे इसके अंदर आईएसपी होगा। अब ये क्लाउड नेटवर्क पूरा इंटरनेट समझ लो आप, ठीक है। लेकिन जब आप वीपीएन से कनेक्ट होंगे तो उसमें क्या होगा कि इस इन दोनों के बीच में आपकी एक टनलिंग बन जाती है, जिसको हम वर्चुअल टनलिंग कहते हैं, ठीक है। जो डिटेल्स आपकी ये इस राउटर पे और आईएसपी के राउटर पे सेव हो रही थी, वो डिटेल ये यहाँ ना सेव होके डायरेक्ट किस पे सेव होना शुरू हो जाती है, इस वीपीएन सर्वर पे सेव होना शुरू होती है, और ये यहाँ से फिर आगे फॉरवर्ड करता है इंटरनेट के लिए डाटा। तो इंटरनेट वाले को भी डिटेल ये जाती है कि आपने एक्सेस कहाँ से किया है, इस जगह पे जो कि कहीं और लोकेटेड है, ठीक है। और आपकी जो डिटेल्स होती है वो हाइड हो जाती है पूरी, ठीक है। तो वीपीएन इस तरीके से काम करेगा, मतलब आपकी जो पब्लिक आईपी है और जो आपका एड्रेस है, जितने भी तरह के एड्रेसेस होते हैं, उसको चेंज कर देगा। चेंज नहीं करता, मतलब जस्ट लाइक जो इस पे से जाने वाले थे, जो यहाँ इस पोर्ट के पब्लिक एड्रेस जाने थे, उसकी बजाय आप किसके जा रहे हैं, इस वीपीएन सर्वर के पब्लिक एड्रेसेस आउट हो रहे हैं उस सोर्स एड्रेस के अंदर, ठीक है। दो एड्रेस होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो हमारा वही रहेगा, जस्ट लाइक अगर आप फेसबुक एक्सेस कर रहे हो तो फेसबुक का ही पब्लिक आईपी रहेगा। लेकिन सोर्स अब चेंज हो गया, सोर्स आपके पीसी का एड्रेस ना दिखा के किसका दिखाएगा, इस वीपीएन सर्वर का दिखाई देगा। क्लियर है। तो यही वीपीएन होता है, ठीक है। वीपीएन हम दो अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, एक को हम कहते हैं जीआरई और एक को आईपीसेक कहते हैं, ठीक है। जेनिक राउटिंग समथिंग करके इसका पूरा नाम होता है जीआरई का, और आईपीसेक आईपी सिक्योरिटी पूरा नाम है, ठीक है। इस तरीके से आप टनलिंग करके नेटवर्क के अंदर वीपीएन क्रिएट कर सकते हो। जो कंपनी आपको वीपीएन देती है वो ऐसे ही क्रिएट करके देती है, ठीक है। हाँ, विद ऑथेंटिकेशन देती है, जैसे जीआरई आपका ऑथेंटिकेशन नहीं करता है, आईपीसेक वगैरह के अंदर ऑथेंटिकेशन की जाती है, इनक्रिप्टेड डाटा भेजा जाता है। तो वो आईपीसेक के थ्रू आप टनलिंग करते हो, कंपनी आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं कि जब तक आप इस यूजर आईडी पासवर्ड से कनेक्ट नहीं करेंगे वीपीएन सर्वर के अंदर, तब तक आप कनेक्ट नहीं कर सकते हमारे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो कोई इंट्रानेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंटरनेट उस कंपनी ने उस इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए एक वीपीएन बनाया होता है, ताकि कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहे तो उस वीपीएन सर्वर के थ्रू कर सके, ठीक है। फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकता है तो। क्लियर है वीपीएन का कॉन्सेप्ट। अब वीपीएन में एक चीज और आती है आपकी, जस्ट लाइक आपके जो लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, वो इस साइड तो क्रिएट हो रहे हैं, मतलब इस वीपीएन सर्वर पे, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि इस वीपीएन सर्वर को पता है कि आप कहाँ से कनेक्टेड हो, इस राउटर से कनेक्टेड हो, इसकी पब्लिक आईपी ये वीपीएन सर्वर एटलीस्ट जानता है। इवन आपका राउटर कह सकते हो या फिर जो भी आपका आईएसपी यहाँ पे होगा, वो भी जानता है कि आप किसी एक वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड हो। इतना ही जानता है कि आप वीपीएन सर्वर से कनेक्टेड हो, उसे ये नहीं पता होता है कि वीपीएन सर्वर पे आपने क्या सर्विस का यूज किया है। और इसी चीज के लिए हम वीपीएन का यूज करते हैं
कि हमारी सर्विस नहीं पता लगनी चाहिए कि हमने किस वेबसाइट, किस डोमेन, किस एप्लीकेशन का यूज किया है। ठीक है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने कुछ वीपीएन सर्वर बैन किए हैं, किस वजह से बैन किए हैं, इसी में से इसी में रीजन है जो मैंने अभी आपको समझाया है। बताइए, आप में से कोई जानता है? चलो ये तो पता है ना, वीपीएन, कुछ वीपीएन एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट बैन करने के पीछे पड़ी हुई है। क्यों करना चाह रही है? सर ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है, फिर ट्रैक नहीं कर पाते। देखो, सर उनसे आपका इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो। जरूरी नहीं है, इलीगल एक्टिविटी तो वैसे भी परफॉर्म हो रही है। गवर्नमेंट हर चीज नहीं ट्रैक करना चाह रही है। दरअसल वो चाहती है कि अगर हम किसी यूजर को फाइंड करना चाहें और उसकी डिटेल निकालना चाहें कि भाई गवर्नमेंट, मतलब वो देखना चाहती है कि इसने क्रोम पे क्या क्या एक्सेस किया या फिर इसने पूरे इंटरनेट में क्या क्या चीजें एक्सेस करी है। ठीक है। तो वो उसकी डिटेल जब चाहे तब निकलवा सके। इस चीज को करने के लिए उन्होंने कुछ वीपीएन एप्लीकेशन को नोटिस दिए हैं कि आपका वीपीएन सर्वर हम इंडिया के लिए बंद कर देंगे, इंडिया पे अलाउ ही नहीं करेंगे आपके सर्वर को। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो वीपीएन सर्वर ने अपना डाटा देने से मना कर दिया है। वो कौन देने से मना करेगा, पेड या अनपेड? पेड। पेड। तो इसलिए कुछ पेड वीपीएन सर्वर के पीछे पड़े हुए हैं आपकी गवर्नमेंट, और वो चाहती है कि इन पेड वीपीएन को भी बंद कर दिया जाए, ताकि किसी भी यूजर के क्रेडेंशियल उन्हें जानने हो, चाहे कोई भी हो वो। ठीक है। पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, किसी का भी वो डिटेल्स फाइंड आउट कर सकती है। इसलिए सर लेकिन प्रोटोन ने और नॉड ने मना कर दिया। जिसमें से बहुत सारे वीपीएन सर्विस हैं जिन्होंने मना कर दिया। हाँ, जितने भी फ्री हैं, ओपन है, उन्होंने सबने अपना डाटा दे दिया है। मतलब उन्होंने देने से मना नहीं किया, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है कि हम, आप जब चाहेंगे आप हमारा डाटा हाँ जी। एक्सेस कर सकते हैं। और लॉग्स ठीक तो है। आप कभी भी दे सकते हैं। बिल्कुल, लॉग से लेकर के आपके कुकीज तक सारा एक्सेस है उनके पास, कि जब चाहे वो देख सकते हैं कि आपने क्या, किस वेबसाइट पे कितनी देर के लिए एक्सेस किया। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सिक्योर में आता है वो पेड वीपीएन ही होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्री वाले भी कुछ बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। कौन है, कौन से हैं जो फ्री वाले सिक्योर हैं? अगर सीएच वगैरह में होंगे तो कुछ तो जानते ही होंगे, दो चार। पेड वीपीएन में कुछ सिक्योर वीपीएन का नाम जानते हो आप? प्रोटोन हो गया सर, नोड हो गया, कैस्पे और स्काई हो गए, और मैकाफे हो गया। और सबसे McAfee। सबसे सबसे बेस्ट तो सर वो वाला है, वो जो कौन सा क्लीनर है, सी क्लीनर है। सबसे बेस्ट तो वो है जो पेड है। तो आपने क्रॉस चेक किया है कि ये डाटा अपना रिलीज नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कार्डर्स हमेशा वही यूज करते हैं। वो ओके, मैं चलो। भी यूज करता हूँ इसीलिए। सीसी क्लीनर। सीसी क्लीनर, अच्छा हाँ। जी सीसी क्लीनर बहुत, वो तो इंटरनेट और पूरी हर चीज की लॉग्स ही डिलीट कर देता है पूरी की पूरी। फ्री, जब भी ये सब तो पेड है ना आई थिंक। पेड है, पेड। मैं फ्री में पूछ रहा हूँ, फ्री में कुछ हैं जो आपके अच्छी सर्विस भी देते हैं और फ्री भी हैं? सर बेटर मतलब नेट फ्री, है। बेटर नेट वो तो आप, फ्री तो नहीं है, आपने वो कर रखा होगा ना उसका। नहीं सर, वो फ्री यूज किया था मैंने, मतलब वो लीक नहीं करता है। लीक तो नहीं करता है, हाँ जानता हूँ बेटर नेट के बारे में, लेकिन उसका आपके पास जो वेरिएंट होगा ना, वो उस तरह से होगा जस्ट लाइक जो आपका बग्ड होते हैं या फिर आपका पायरेटेड होते हैं। ठीक है। सर इस ऐसे तो फ्री में तो है तो काफी सारे, बट जो बेस्ट मतलब जो मुझे लगता है वो डिफेंडर, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, वो ज्यादा बेस्ट है। नहीं, वो तो सिक्योरिटी, वो तो फायरवॉल में आ जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वीपीएन में हाँ। और जो विंडोज की जो वीपीएन है, वो तो फिर वो कहते हैं ना कि आपको किस सर्वर से कनेक्ट करना है, तो वो ये पूछ रहे होते हैं, उन्हें तो सर्वर चाहिए ना। तो मैं हम्म। उस सर्वर की तो बात कर रहा हूँ कि कौन से सर्वर। साहब सर विंड स्क्राइब इसमें नाम आता है, विंड स्क्राइब जो है बहुत बढ़िया है। हाँ, विंडस्क्राइब है। विंड और आपका स्क्राइब हो एक गया, साइबर घोस्ट। और भी हो जाएगा आपका। हम्म। सबसे ज्यादा रिलायबल है फ्री वाले में टॉर वीपीएन। ठीक है। टॉर वीपीएन को भी यूज कर, सही कह रहा ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपका पेड भी है, अनपेड भी है। हूँ। ठीक है। पेड ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो पैसे, क्योंकि टॉर वीपीएन वगैरह क्राउड फंडेड है। ठीक है। और हम्म। बहुत ही उतने ही लेवल के सिक्योर है जो आपने नॉड वगैरह के बारे में बताया, उतने ही लेवल की सिक्योरिटी वो देते हैं। ठीक है। क्राउड फंडेड मतलब लोग खुद चैरिटी देते हैं उसके अंदर। और
उसको जो ऑन करते हैं वो आपके कुछ इलीगल सर्वर वाले ही ऑन करते हैं, इसलिए उसको हाई सिक्योर कर रखा है, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो डार्क वेब है एक्सेस है सबसे ज्यादा जाते हैं। हाँ जी, पूछ रहा था कोई आप में से कोई? सर मैं ये पूछ टोर तो अलग नहीं होता है सर, टोर का जो सर्वर होता है हाँ जी। और उसको एक्सेस करने के लिए तो ब्राउजर भी अलग लगता है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं आप। सर मैं ये कह रहा हूँ जो टोर ब्राउजर होता है, हाँ मतलब हाँ। जो टोर सर्वर होता है उसको यूज करते टाइम तो इंटरनेट काफी फास्ट सी होता है और वो स्लो भी होता है सर, हाँ वीपीएन के। फास्ट। हाँ, कंपेयर टू अदर ब्राउजर, अगर वीपीएन के थ्रू आप टॉर का यूज करते हो तो वो बाकी ब्राउजर्स के कंपैरिजन में फास्ट रन हो रहा होता है, क्योंकि जो आप टॉर ब्राउजर पे जो डोमेन अवेलेबल होंगे ना, जाहिर सी बात है वो डार्क वेब पे ही अवेलेबल होते हैं, वही डोमेन्स होते हैं। और वो बनाए इस तरह से गए हैं कि जो वीपीएन यूज करेगा तो जल्दी एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस उस पर ब्लॉक रहता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू हम डेस्टिनेशन की डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेस्टिनेशन नेट पूरी फिजिकली कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सेस में आपका मल्टी एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू डाटा वहां तक पहुंच रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स का यूज किया जाता है, कुछ तो पॉइंट्स रिलायबल होते हैं जो टॉर वालों ने खुद क्रिएट किए होते हैं, कुछ ऐसे अनरिलायबल पॉइंट्स होते हैं जो टोर ने ना क्रिएट करके किसी और ने क्रिएट किए होते हैं। वो उनको भी नहीं पता होता कि उनके सोर्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, इलीगल काम होता है लेकिन कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वीपीएन के बारे में था थोड़ा बहुत आपके लिए। ठीक है, इसका यूज आगे होएगा और इसमें आपको कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा भी। इसके बाद आपका आ जाता है टोपोलॉजीज। ठीक है, टोपोलॉजीज के बारे में कुछ जानता है कोई, क्या होती है टोपोलॉजीज? देखो, जहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट को डिफाइन करता है कि आपका नेटवर्क की हायरार्की कैसे फॉलो की गई है, कनेक्टिविटी कैसे है। ठीक है, हमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी जान के क्या फायदा होगा, हम इसको कनेक्टिविटी फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं? देखो, आपका अगर कुछ भी इंप्लीमेंट करना है, मुझे वीलैन क्रिएट करना है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुझे वीलैन किस पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, स्विच पे क्रिएट करना पड़ेगा या राउटर पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पे वीलैन होते हैं। अब इस फिर मैं आपको सिर्फ स्विच वाला ही बताऊंगा, राउटर वाले वीलैन को जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये चीज तब पता लगेगी जब आप टोपोलॉजी को देखोगे कि टोपोलॉजी आपकी हायरार्की में किस तरह से बनी हुई है। वो मैश है, पार्शियल मैश है, ट्री टोपोलॉजी पे है, और आपकी रिंग टोपोलॉजी पे है या बस टोपोलॉजी पे है। ठीक है, उसके हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाएगी ताकि आपको पॉइंट पता लग सके कि मुझे इस पॉइंट पे अगर मैं वीलैन क्रिएट करता हूँ तो नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकता हूँ और यहाँ पे कनेक्टिविटी स्मूथली वर्क करवा सकता हूँ। ठीक है, तो टोपोलॉजीज में पहले पेयर टू पेयर टोपोलॉजी आ गई आपकी। ठीक है, यहाँ पेयर टू पेयर टोपोलॉजी आपने यूज भी करी है बहुत। कहाँ यूज होती थी ये? कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा यूज भी होती थी आपकी ये। लैंडलाइन। लैंडलाइन में पेयर टू पेयर टोपोलॉजी लैंडलाइन में यूज होगी? शेयरिट वगैरह यूज किया है? शेयरिट और ये सारे जी जो सर, पहले वो आते थे आपके। ब्लूटूथ। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें हम फाइल शेयर वगैरह करते थे, तो दो डिवाइसेस के बीच में हमें पेयरिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, एंड देन हम कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करते थे और उसके बाद हमारा डाटा ट्रांसफर स्टार्ट होता था कि भाई आप उसके डाटा को देख सकते हो और वो आपके डाटा को देख सकता है, या फिर रिसीव या सेंड करना चाहे तो कर सकता है। क्लियर? इसको हम पेयर टू पेयर टोपोलॉजी कहते थे। अब ये कुछ पॉइंट में टनलिंग वगैरह के लिए ही यूज की जाती है। ठीक है, या फिर दो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने इंटरनेट से कनेक्शन लिया और वो चाहते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे, हमें वैन एक्सेस करना ही नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने एक इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाई, लेकिन मैं उस पर चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ना चल के पहले मेरा कनेक्शन डायरेक्ट मेरे मुंबई वाले सर्वर के साथ हो जाए। तो वहां पे पेयर टू पेयर कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है, P2P कहते हैं हम इसे, या ट्रिपल पी कह देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी कह देते हैं। ठीक है, वहां इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। उसके बाद बस टोपोलॉजी आई, बहुत पुरानी टोपोलॉजी, अब यूज नहीं होती है। हाँ, इसका मेथड यूज होता है, मतलब कनेक्टिविटी जिस तरह से की गई है, लेकिन जो जब ये इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था ये फुल्ली हाफ डुप्लेक्स वर्क करती थी। एक एक
सिंगल पैकेट को ब्रॉडकास्ट करती थी। ठीक है। और इसमें जो केबल यूज हुआ करती थी वो आपकी थी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल पता है किसी को? एनीवन जो कोएक्सियल केबल के बारे में जानता हो किस तरह की होती है? सर वो RJ45। नहीं, RJ45 नहीं। ठीक है, बस जिससे टीवी नेटवर्क चलते थे आपके, हाँ केबल सर, ये नेटवर्क, डिश टीवी। डिश टीवी वगैरह में जो यूज होती है वही आपकी कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, ओके सर। जिसके अंदर एक सिंगल कॉपर लाइन होती है, उस पर फिर आपकी रैपिंग की जाती है एल्यूमिनियम वगैरह इन सब की। सर ठीक है। ओके पहले सर। चलती थी जो। पहले इंटरनेट भी आपका उससे ही चलता था, इवन आपका हम्म। लोकल नेटवर्क भी उसी पे क्रिएटेड होता था। ठीक है, तो कैसे किया जाता था कि एक केबल आई यहाँ से यहाँ तक, और उसके बीच में आपका क्या करते थे, इस पॉइंट पे यहाँ पे टी कनेक्टर आता था। अगर आपने घरों के बाहर देखा हो पहले, तो बहुत सारे कनेक्टर लगे होते थे, तो कुछ इस तरह से टी कनेक्टर लगा के नेटवर्क एक डिवाइस को कनेक्शन भी दे दिया जाता था और उसको आगे पास आउट भी कर दिया जाता था। ठीक है। बहुत हाई लेटेंसी पे वर्क करता था। ठीक है, बहुत ज्यादा लेटेंसी होती थी इसके अंदर। डिले टाइम बहुत रहता था आपका। ट्रांसमिशन रेट बहुत कम होता था। ठीक है। और पैकेट ड्रॉपिंग चांसेस बहुत हाई रहते थे। लेकिन हमारे पास उस वक्त में ऑप्शन ही यही था, इसलिए हम इस पे वर्क भी करते थे। क्लियर? तो बस टोपोलॉजी में कनेक्टिविटी लीनियर वे में होती थी। ठीक है, एक ही लाइन से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए जाते थे। ठीक है, अब इसका यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद फिर हमारे इंट्रोड्यूस कराएगी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है आपका कि कनेक्टिविटी हमारी क्लोज नेटवर्क में होती है, मतलब सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक सर्कल स्पेस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये मान लो आपका एक पीसी है ना, इस पीसी पे इनपुट पोर्ट अलग होगा जो इस पे कनेक्शन इन दे रहा होगा, और एक आउटपुट पोर्ट अलग होगा जो कनेक्शन आउट कर रहा होगा। ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसके अंदर हमें तब तक ऑप्शन आ चुका था कि हम इथरनेट केबल का भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी टीपी केबल्स आती हैं, टू स्टेप पेयर केबल्स, और कोएक्सियल केबल का भी यूज कर सकते थे, जो टीवी केबल्स होती है वो वाली। ठीक है। तो उन केबल्स का जब हम कोएक्सियल केबल का यूज करते थे, कनेक्शन हाफ डुप्लेक्स रहता था, हर एक सिंगल पैकेट ब्रॉडकास्ट होता था। ठीक है। लेकिन जब हम टीपी केबल्स पे आए, जो टू स्टेप पेयर केबल जिसे हम लैन केबल या इथरनेट केबल कह देते हैं, उस केबल के अंदर कनेक्शन हमारा फुल डुप्लेक्स वर्क करता था। ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता था कि अगर इस पूरे नेटवर्क के अंदर एक पीसी भी बंद है, तो बाकी किसी का भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम्पल था क्या, मतलब है क्या? एग्जाम्पल कुछ रहा नहीं इसका, मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इससे हट चुका है। अपडेटेड एग्जाम्पल इसका है, वो आईएसपी यूज करते हैं, लेकिन वो फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है ही नहीं उसका। ओके सर। जैसे ऐसे समझो आप कि आईएसपी, ये आपका मेन आईएसपी सर्वर है। ठीक है। ये इन्होंने एक एरिया यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है और आगे कनेक्टिविटी दे रखी है। फिर दूसरा एरिया इसी से कनेक्ट कर दिया और आगे कनेक्टिविटी दे रखी है। ठीक है। और एक एरिया इधर से दे दिया आपका, आगे कनेक्टिविटी कर रखी है। तो उसका ड्रॉबैक क्या होता था कि जब ये पुरानी टोपोलॉजी थी, तो इसमें एक भी डाउन हुआ तो इसका कनेक्शन आउट हो जाता था, या फिर ये डिवाइस बंद हो गया। ठीक है। तो ये भी बंद हो जाता था, ये भी बंद हो जाता था, और ये भी डिवाइस बंद हो जाता था। ठीक है। क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी, इसको कॉन्फ़िगर इस तरीके से किया जाता था कि इसका ट्रांसमिशन लोड बैलेंस हो रहा होता था, कुछ इस साइड भी जा रहा है, कुछ इस साइड भी जा रहा है। तो कुछ अगर एक ही ट्रांसमिशन के, जैसे व्हाट्सएप पे आपने एक इमेज भेजी, उस इमेज का कुछ पोर्शन एक साइड से चला जाए और दूसरा पोर्शन किसी और साइड से चला जाए, अगर सामने वाले पे सिर्फ हाफ रिसीव हुआ है, क्या ओपन हो जाएगा वो? मतलब इस साइड वाला नो सर। ट्रांसमिशन सक्सेसफुल रहा और इस साइड वाला ट्रांसमिशन फेल्ड हो गया, जो इधर से जाना था। ठीक है। तो वो इमेज यहाँ पे शो होगी नहीं, होगी ना। इसी वजह से कि ये रिंग टोपोलॉजी आपकी वर्किंग में नहीं थी। लेकिन अब हमारा जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, फिर डिवाइसेस हमारे अपडेट हुए, तो कनेक्शन फुल डुप्लेक्स पे आ गया। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता था कि साइमल्टेनियसली वर्क करता था, मतलब एक ही टाइम पे रिसीव भी कर सकता था और ट्रांसमिट भी कर सकता था, इसलिए वो डाटा आपका वन साइडेड जाने लगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जाने लगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाने लग गया। और हमारे राउटर्स इतने ज्यादा अपडेट हो गए कि वो खुद ही लोड बैलेंस कर लेते और खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते कि भाई अगर ये वाला राउटर बंद है ना, तो इसमें इस पे कोई ट्रैफिक जनरेट ही नहीं होगा। इनकेस अगर ये राउटर आपका बंद है, तो ये इधर से कुछ ट्रैफिक भेजेगा ही नहीं।
ठीक है, वो हमेशा इधर से ही ट्रैफिक भेजेगा। क्लियर है? हाँ, ड्रॉबैक ये रहेगा कि इससे कनेक्टेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी डिवाइसेस रहेंगे, सब बंद रहेंगे। ओके है? अगर ये डिवाइस बंद हो जाता है तो। ओके सर। अभी की टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी में सारा बंद हो जाता था, अभी वाले में सिर्फ ये बंद होता है। चलो, तो रिंग टोपोलॉजी आपके आईएसपी अभी भी यूज करते हैं, ठीक है। वो उनकी इंटरकनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से ही बनती है ताकि उनका एरिया ज्यादा से ज्यादा कवर अप हो सके, ठीक है। हार्डवेयर कम लगता है और मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट कर जाते हैं। स्पीड भी ठीक रहती है, इसमें स्पीड भी आपकी इतनी ज्यादा डिवाइडेड नहीं होती है क्योंकि वो मल्टीपल लाइन कनेक्ट करते हैं, इथर चैनलिंग जिसे हम कहते हैं। एक ही दो डिवाइसेस के बीच में मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। एक लाइन आई रही थी, फिर इन्होंने एक और लाइन ले लिया और उस पे लोड बैलेंस कर दिया कि कुछ डाटा इससे ट्रांसमिट होगा, कुछ डाटा इससे ट्रांसमिट होगा, तो हाई स्पीड ट्रांसमिशन हो जाता था उससे। ठीक है, हो जाता है अभी भी। फिर इसके बाद आपका स्टार टोपोलॉजी आई, ठीक है। अब ये स्टार टोपोलॉजी हम कहाँ यूज करेंगे? अगर टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें एरिया की बेसिस पे, तो ये स्टार टोपोलॉजी कहाँ सूटेबल है? कुछ कुछ मिलता जुलता है ये आपका लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से। यस सर। लैन के अंदर जो टोपोलॉजी यूज होती थी वो आपकी स्टार टोपोलॉजी ही थी, ठीक है, जिसमें सारे डिवाइसेस किसी एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड होते थे। अब ये बताओ, अगर ये डिवाइस बंद होता है तो क्या नेटवर्क पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा ना। जब तक खुद सेंट्रलाइज डिवाइस ना बंद हो जाए तब तक नेटवर्क आपका बंद नहीं होगा। अगर ये बंद हो गया तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। इसके बाद स्टार टोपोलॉजी के बाद हमारा इंट्रोड्यूस कराई गई ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ये ट्री टोपोलॉजी कहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल ठीक रहेगी, मतलब कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसका? बताए। ये आपको कुछ कुछ कैंपस की तरह नहीं दिख रहा कि कैंपस में हमारा एक ये मेन राउटर हो जाएगा, ठीक है। इससे दो अलग अलग बिल्डिंग्स कनेक्ट कर दी जाएंगी, उन बिल्डिंग से भी अलग अलग डिपार्टमेंट कनेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कुछ इस तरह से हो, वो हो सकता है इधर भी हो। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, उससे मल्टीपल डिपार्टमेंट कनेक्ट कर दिए जाए, हो सकता है यहाँ से भी डायरेक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट। तो ये भी ट्री टोपोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज मुझे बताओ कि इसमें डिपेंडेंसी हमारी किस तरह से होती है? इसके नीचे अगर कोई भी नेटवर्क क्रिएटेड होगा, ठीक है, इसके नीचे अगर कोई नेटवर्क क्रिएटेड होता है तो उसकी डिपेंडेंसी इस डिवाइस के ऊपर होती है और इसकी डिपेंडेंसी इस डिवाइस के ऊपर होती है। अगर ये नेटवर्क बंद होता है तो सिर्फ इतना पोर्शन बंद होगा या पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा? तो उतना ही पोर्शन बंद होगा सर। ठीक है, तो सेम एज इट इज, जितना जितने की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही बंद करेगा, ठीक है, जितना ये पोर्शन बंद होगा। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन बंद हो जाता है तो इतना एक हाफ पोर्शन पूरा क्लोज हो जाएगा, ये पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा ना। यस सर। जस्ट लाइक जैसा हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क में है कि अगर एक बिल्डिंग का मेन लाइन ही डाउन हो गई तो उस बिल्डिंग के अंदर जितने फ्लोर है सबका कनेक्शन कट हो जाएगा, ठीक है। और एज इट इज अगर मेन डोमेन ही आपका बंद हो गया या मेन राउटर ही बंद हो गया तो पूरा नेटवर्क, पूरी टोपोलॉजी ही डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर रियल इन्वायरमेंट में देखा जाए तो ऐसा नेटवर्क क्रिएट नहीं किया जाता। रियल इन्वायरमेंट में हमेशा बैकअप लाइन होती है, मतलब आपका ये जो डोमेन होगा वो इससे तो कनेक्टेड होगा ही होगा, साथ ही साथ इससे भी कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा ही होगा, वो इससे भी कनेक्टेड होगा, और ये आपस में इंटर कनेक्टेड होंगे फॉर लोड बैलेंसिंग भी और आगे के पर्पज के लिए भी। जस्ट लाइक अगर डाटा ट्रैफिक इस पे ज्यादा आ रहा है तो ये इसको लोड बैलेंस करके इधर ट्रांसमिट कर देगा और ये किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। या फिर ये मल्टीपल आउटपुट दे रहे होंगे, मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, ये एयरटेल हो या आपका जियो हो, तो ये आगे कनेक्शन फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ठीक है, लोड बैलेंस करके। लेकिन इसके लिए राउटर खुद ही कैपेबल होनी चाहिए आपके। हाई कॉन्फ़िगर राउटर होंगे तभी, होम राउटर से आपका काम नहीं चलेगा, जो आप घरों में यूज करते हो उस राउटर से लोड बैलेंस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यस तो सर। ये इन्वायरमेंट आपका डीसी में भी यूज किया जाता है, डोमेन कंट्रोलर में, ठीक है। इवन डाटा सेंटर्स में भी यूज किया जाता है। डोमेन इन्वायरमेंट में कैसे यूज किया जाता है? ये मेन आपका डीसी होता है, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है।
और ये आपका एडीसी बन जाएगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। फिर ये सीडीसी बन जाता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। फिर उसके नीचे आपके आरओडीसी बन जाते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। उसकी डिपेंडेंसी आपकी वही सेम रहती है, हर किसी के ऊपर होती है। वैसे आप ये जो डोमेन इन्वायरमेंट है ऑलरेडी पढ़ने वाले हो सीएच के अंदर या वेबपीटी के अंदर, ठीक है। थोड़ा वो सब बता देता हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग में भी इसका एक पोर्शन यूज होता है स्विचिंग के अंदर, ठीक है। कैसे यूज होता है, देखो, जैसे फेसबुक का सर्वर है, या फिर फेसबुक का छोड़ो, हम यूट्यूब का सर्वर लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। कुछ है जो विदाउट लॉगिन यूट्यूब की सिर्फ वीडियोस देखते हैं, कुछ है जो लॉगिन के साथ वीडियोस देखते हैं, कुछ है जो उस पे वीडियो क्रिएट करते हैं। सब अलग अलग सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो विदाउट लॉगिन आपका यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, तो वो हमारा जो सीडीसी बना होता है, अ, इसको हम सीडीसी कह देते हैं, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ये कैपेबल है कि उस विदाउट ऑथेंटिकेट यूजर्स को डाटा प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये सारे के सारे एट द एंड किससे कनेक्टेड होंगे, एक डाटा सेंटर से, जो इनका डीसी बना होगा, जो स्टोरेज सिस्टम होगा, जहाँ पे इनकी सारी फाइल्स होंगी, ठीक है। तो ये कैपेबल है, यहीं से दे देगा आपका इसका यूजर्स का डाटा, ठीक है। अब कुछ यूजर्स होंगे जो वीडियोस लॉग इन करके देखते होंगे, विद ऑथेंटिकेट आते होंगे। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए ये क्या करता होगा कि सीडीसी, इसको हम एडीसी कह देते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। वो एडीसी पे अपना डाटा भेजते होंगे, जिसके पास आपका कैरब्रोस सिस्टम होता होगा, जो ऑथेंटिफाई करता है कि हमारे पास अ, कि यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ठीक है, कैरब्रोस के थ्रू। तो ये ऑथेंटिकेट करके देन डाटा सर्वर पे भेजेगा। कुछ ऐसे मेन यूजर्स होंगे जो यूट्यूब पे सर्विसेज इंप्लीमेंट करते होंगे, या फिर कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स जो डाटा डायरेक्ट वीडियो अपलोड करते होंगे, तो उनको लॉगिन करने के लिए मेन डीसी तक पहुंचना होता होगा, उनका डाटा मेन डीसी पे होता होगा, ठीक है। तो वो वहां मेन डीसी पे पहुंचेंगे, देन लॉगिन करेंगे आपका। क्लियर। तो इसलिए जो आपके हाई प्रोफाइल्स यूट्यूबर्स होते हैं, या फिर आप कह लें कि जिनकी प्रोफाइल्स होती है, या फिर यूट्यूब के अंदर काम करने वाले जो वहीं के एम्प्लॉयज होते हैं, उनका डाटा मेन डीसी पे होता है, और इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेयर्स में ऑथेंटिकेशन होती है उनकी, देन जाके वो लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर है। ये डोमेन इन्वायरमेंट था आपका जो यूज किया जाता है डोमेन सर्विसेज में। बाद में थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको, जब राउटिंग स्विचिंग आएगी। स्विचिंग में थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको मुझे। फिर ट्री टोपोलॉजी के बाद आ जाती है मैश टोपोलॉजी। दो एरिया काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है। मैश टोपोलॉजी, जहाँ पे सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं हर एक डिवाइस से, सर मतलब वायर्ड वायर्ड एरिया नेटवर्क। लैन भी होता है और वैन भी होता है। वैन भी होता है और मैन भी, हाँ। वाइड एरिया नेटवर्क भी होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होगा, ठीक है। वैन में भी किया जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क कभी ऐसा क्रिएट नहीं किया जाता। लोकल एरिया नेटवर्क की कंडीशन ही है कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगा और सब उससे कनेक्टेड होंगे। दो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हुए, मल्टीपल डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं हो सकते। क्लियर। ओके। तो ये मैश टोपोलॉजी आपकी मैन में, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क में क्रिएट की जाएगी। तो इसमें हर एक डोमेन, मतलब हर एक पॉइंट के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी मल्टीपल होती है, ठीक है। मतलब उसको अगर इस सर्वर को एक्सेस करना है, इसको यहाँ पे इसको एक्सेस करना है, तो इसके पास दो मल्टीपल ऑप्शन है। पहले तो हमारे पास एक ये रास्ता है इनडायरेक्टली कनेक्टेड, और एक ये रास्ता है जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और एक ये भी वे है हमारा जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आपका एक ये भी वे है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स है हमारे पास इस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसको ही मैश कहते हैं। पार्शियल मैश क्या होता है, इसी के बाद अगर कोई मैं एक और राउटर कनेक्ट करता हूँ, उसके नीचे मैं लोकल एरिया नेटवर्क या कैंपस एरिया नेटवर्क क्रिएट कर देता हूँ, तो ये हमारा पार्शियल मैश कहलाता है। पार्शियल मैश मतलब हाफ आपका मैश टोपोलॉजी पे क्रिएटेड है और हाफ आपका ट्री टोपोलॉजी पे क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये आपकी टोपोलॉजीज थी, जो आपको कुछ आगे चल के क्रिएट करना भी सिखाऊंगा मैं, किस तरह से क्रिएट की जाती है, और इनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। ओके।
चलो तो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको एक टूल डाउनलोड करना है, वो कर लो आप। आप लोगों को एक वैसे तो बहुत सारों को पता होगा जो पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना आता है ऑफिशियली सभी को? यस सर। कहाँ से करेंगे? जो नो नहीं सर। जानते वो देख लें आप यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। एक वेबसाइट आती है आपकी, स्किल फॉर ऑल। इस पे जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये जो सिस्को की फर्स्ट जो आपको ये सिस्को वाला लोगो दिख रहा है, इस पे जाके आपको क्लिक करना है एंड ये पैनल ओपन होगा। और इस पैनल के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अगर आपने पहले कभी इस पे लॉगिन नहीं किया होगा तो साइन अप पे क्लिक करना होगा और अपने क्रेडेंशियल फिलअप कर देना। क्रेडेंशियल फिलअप करने के बाद आपका लॉगिन होके कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। ठीक है, ये पेज आएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ सर्च करना है। यहाँ पे आप लिखोगे गेटिंग स्टार्ट विद सिस्को पैकेट ट्रेसर, वैसे गेटिंग लिखते ही आ जाएगा। इस पे क्लिक करना है, गेटिंग स्टार्ट विद सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। यहाँ पे जाना है। यहाँ पे रिज्यूम कोर्स दिखा रहा है, आपका स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आएगा, उस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे फर्स्ट पीडीएफ ओपन होगी। जस्ट लाइक इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की साइड में जाओगे आप तो डाउनलोड लिंक आएगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर लेना है और देन डाउनलोड कर लेना आप यहाँ से, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके विंडोज और मैक ओएस उबंटू जिसके हिसाब से जो सा सूटेबल रहे वो आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद एक और दिक्कत है कि ये लॉगिन मांगेगा, ठीक है। मैं लॉग आउट कर देता हूँ देन उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ऑप्शन फिलअप करने के लिए बोलेगा ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको कीप मी लॉगिन 3 मंथ के लिए क्लिक करना है और स्किल फॉर ऑल वाले पे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक लॉगिन पेज ओपन कर देगा। अगर आपने क्रोम को जो सा डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पर अगर इसको लॉगिन कर रखा होगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन दिखा देगा, ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप पैकेट ट्रेसर को इंटरनेट के साथ भी चला सकते हो, ठीक है। फिर आपका ये बार बार क्लोज नहीं करेगा, अदरवाइज वो बार बार आपका क्लोज हो जाएगा विदाउट इंटरनेट के बिना। आप मतलब जब तक आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहेगा तब तक तो चलेगा, इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद नहीं चलेगा, ठीक है। तो वैसा करने के लिए आप प्रॉपर एक बार लॉगिन करना होगा, लॉगिन होने के बाद आप इस पर डिफाइन चला सकते हो इसे, ठीक है। अब मैं ये आपको इंस्टॉल ये चीज़ें पहले किस लिए बता रहा हूँ, आपको जब तक मेरी थ्योरेटिकली क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जैसे कल आपका एक टॉपिक होगा आईपी एड्रेस, कल वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक ये क्लासेस चल रही हैं तब तक आपको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में जानना है कि कैसे हम पीसी लेते हैं, कैसे हम राउटर लेते हैं, ठीक है। पीसी पे कहाँ पे हम आईपी एड्रेस फिलअप करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे जाएंगे और ये पीसी का पैनल कुछ इस तरीके से ओपन होगा। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी एड्रेस, यहाँ से हम किस तरह से आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, अब वो चाहे आप थर्ड पार्टी सोर्सेज से देख लो, यूट्यूब से देख लो, कहीं से भी। लास्टली जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। मैं वहाँ पे भी बताऊंगा आपको कि कैसे काम करता है, ये कैसे वो करता है। लेकिन जो आपका 2 से 3 दिन, मुझे कई बार एक दिन पूरा इसको समझाने में चला जाता है,
वो चीजें, वो टाइम पीरियड मेरा बच जाएगा, उसकी बजाय आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ये ट्यूटोरियल्स वीडियोस देख लेना कैसे काम करता है। फिर इसके ऊपर जितनी लैब्स होंगी वो मैं आपको जरूर बताऊं। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइड मैं जरूर कर दूंगा कि कहाँ से वायर कनेक्ट करनी है, कहाँ से पीसी कनेक्ट करना है, कहाँ से आपका बाकी डिवाइसेस लेने हैं। हो जाएगा ये काम आप लोगों से? ओके सर। एंड अदर्स, जुनेल, जतिन, राहुल, सचिन? यस सर। हाँ हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये इंस्टॉल कर लेना आप, और जिसने नहीं देखा रिकॉर्डिंग देख के उसके उसके थ्रू कर लेना। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग सभी अपने नाम से आया करें। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे अटेंडेंस लगाने में दिक्कत हो जाती है। जुनेल, आप डुअल टाइम कनेक्टेड है पीसी एंड फोन से? हाँ सर हाँ। ओके ओके, ठीक है। ठीक है देन, इसकी रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप के अंदर, वहां से आप देख लेना। कोई डाउट, कोई चीज जो आज समझाई हो, समझ में ना आया हो आपको? नो सर। अच्छा, मैं कल का टॉपिक बता रहा हूँ। अगेन मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, जब भी मैं आपको प्रीवियस टॉपिक या नेक्स्ट आने वाले टॉपिक के बारे में बताऊँ तो वो आपको पढ़ के आना है। कल का यस। टॉपिक आपका IPv4 रहेगा। ठीक है, और मैक एड्रेस, दो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जितना आप जान लो बेटर रहेगा। बाकी मैं आपको बिल्कुल स्क्रैप से बताऊंगा कैसे IP एड्रेस लिखने का तरीका है, कहाँ पे कैसे लिखा जाता है, कितनी वैल्यूज यूज की जाती हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग पढ़ के आना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, आप जल्दी समझ जाओ। ओके, राइट सर। यस सर। कल ओके। IPv4 रहेगा। एंड अगर टाइम मिला तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सबनेटिंग रहेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम IPv6 पढ़ेंगे। तो ये आने वाले 3 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप रिवाइज करते रहना अगर फ्री टाइम मिलता है तो। श्योर। राइट सर। ओके ओके या देन, ओके फिर सर। कल की क्लास में मिलते हैं। कल आपकी क्लास होगी, परसों आपका ऑफ रहेगा, फ्राइडे ऑफ रहता है मेरा। ओके। ओके, बाय एवरीवन, कल मिलते हैं फिर। या बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके।